तो स्वागत है आप लोगों का। वेलकम। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे एवं अपना वह पढ़ाई भी जो है अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो हमारा जो है अभी 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं। एक तो हमारा हिस्ट्री और एक हमारा केमिस्ट्री। हिस्ट्री तो चल ही रहा है। केमिस्ट्री में हमारा पिछले लेक्चर में जो है कौन सा टॉपिक कवर किए थे हम पिछले लेक्चर में? पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था परमाणु एवं अणु के बारे में। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? आज का टॉपिक इसी से रिलेटेड है, जो है परमाणु की संरचना। क्या है? परमाणु की संरचना। इसके बाद हमारा एक टॉपिक बचा है, वो होगा कार्बन एवं इसके यौगिक। कार्बन एवं इसके यौगिक। तो ये 3 जो है चैप्टर हमारा केमिस्ट्री में बचा हुआ है। जब ये हमारा जो है खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम दूसरा सब्जेक्ट जो है शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं जो हम परमाणु की संरचना को किस प्रकार कवर करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक हमारा है परमाणु की संरचना, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। यानी कि परमाणु किस प्रकार से बना है, परमाणु के बारे में जिन्होंने बताया था, जो परमाणु विभाज्य है या नहीं विभाज्य है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो यही होता है जो परमाणु है क्या। तो आप लोग पहले क्विक रिवाइज कर लीजिए, जो माइंड में रिवाइज कीजिए। कल मैंने आपको क्या बताया था परमाणु के बारे में। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने जो है रिवाइज किया होगा। तो देखिए, पहला है हमारा परमाणु क्या है। क्या है? परमाणु क्या है? परमाणु जो है डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य था, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक ने इसे गलत साबित किया। परमाणु क्या है? परमाणु क्या था हमारा? किसी पदार्थ का सबसे छोटा भाग। किसी पदार्थ का सबसे छोटा भाग जो अविभाज्य हो। किसी पदार्थ का सबसे छोटा भाग जो अविभाज्य हो। क्या हो? अविभाज्य हो। ये किन्होंने कहा था? ये डाल्टन ने जो है ये बात कहा था। जो किसी पदार्थ का परमाणु क्या है, डाल्टन के अनुसार परमाणु के बारे में उन्होंने, डाल्टन साहब यानी कि परमाणु के बारे में उन्होंने बताया जो किसी पदार्थ का सबसे छोटा भाग जो अविभाज्य हो। यानी कि किसी, मान लीजिए ये हमारा पदार्थ है, इसका सबसे छोटा पदार्थ मान लीजिए ये है। यही छोटे छोटे पदार्थों से जो है ये मिलके बना है। तो ये जो छोटा पदार्थ है, सबसे छोटा पदार्थ, ये अब और विभाजित नहीं हो सकता। यानी कि किसी पदार्थ का सबसे छोटा भाग जो अविभाज्य हो, वो क्या कहलाता है? हमारा परमाणु कहलाता है। ये तो डाल्टन साहब ने बताया। लेकिन जब मॉडर्न वैज्ञानिक यानी आधुनिक वैज्ञानिकों ने जब इस पे खोज शुरू किया, तो पता चला कि जो नहीं, परमाणु को भी विभाजित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। तो फिर बात किया गया, जो अगर परमाणु को विभाजित किया जाए तो परमाणु को किन किन चीज़ों में विभाजित किया जा सकता है। तो उसके बाद उन्होंने बोला जो परमाणु को जो है छोटे छोटे कणों, जिसको सब एटॉमिक पार्टिकल कहा जाता है, उसमें विभाजित किया जा सकता है। तो डाल्टन के अनुसार क्या था? डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य था। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक ने क्या पाया? जब आधुनिक वैज्ञानिक ने खोज किया तो पाया जो परमाणु क्या है? परमाणु विभाज्य है, यानी कि परमाणु को तोड़ा जा सकता है। एवं इसको किस प्रकार तोड़ा जा सकता है? तो इसको छोटे छोटे कणों से बना होता है, एवं इसको छोटे छोटे कणों में जो है तोड़ा जा सकता है। पहले तो डाल्टन ने क्या बताया? डाल्टन ने बताया जो परमाणु अविभाज्य है, इसको
तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक ने जो इसको बताया, जो परमाणु विभाज्य है लेकिन इसको तोड़ा जा सकता है, लेकिन इसको छोटे छोटे कणों में भी है तोड़ा जा सकता है। तो इसके बाद बात किया जाए, जो ये छोटे छोटे पार्टिकल थे उसको क्या बोला गया? तो इससे छोटे छोटे पार्टिकल को जो है अपरमाणु कण यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल कहा गया। क्या कहा गया? सब एटॉमिक पार्टिकल कहा गया। तो सब एटॉमिक पार्टिकल होता क्या है, चलिए वो देख लीजिए। सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है हमारा? अपरमाणु कण। परमाणु यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है वैसा कण जो परमाणुओं को तोड़ के बनाया जाता है। कैसा कण? परमाणुओं को तोड़ के बनाया गया कण, यानी कि परमाणु को विभाजित करके बनाया गया कण। तो परमाणु को विभाजित करने पे कौन कौन कण मिलता है हमें? परमाणु। अगर किसी भी परमाणु को आप विभाजित कीजिएगा तो उसमें से जो है आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, उसके बाद आपको प्रोटॉन मिलेगा और आपको न्यूट्रॉन मिलेगा। तो देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन पे क्या है? माइनस चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन का हो गया नेगेटिव हो गया। प्रोटॉन पे क्या है? प्लस चार्ज, तो ये हो गया पॉजिटिव यानी कि धनात्मक हो गया। लेकिन न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन जो होता है वो होता है उदासीन, यानी कि इस पे ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। अगर बात किया जाए जो इसके शोधकर्ता क्या थे, कौन थे? तो इलेक्ट्रॉन के जो खोजकर्ता थे वो थे जे थॉमसन। क्या थे? जे थॉमसन। प्रोटॉन को किसने खोजा? प्रोटॉन को जो है गोल्डस्टीन ने खोजा था। प्रोटॉन को जो है गोल्डस्टीन ने खोजा। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। तो आप याद भी रख सकते हैं, मेमोरी ट्रिक है पगनाच। पगनाच यानी कि प्रोटॉन को जो है गोल्डस्टीन ने खोजा, न्यूट्रॉन को जो है चैडविक ने खोजा। इलेक्ट्रॉन तो याद रख ही सकते हैं, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, और उसके बाद पगनाच यानी कि प्रोटॉन को गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन को चैडविक ने खोजा। अगर बात किया जाए जो इलेक्ट्रॉन पे जो है कैसा आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो होता है ऋणात्मक आवेश होता है, और प्रोटॉन पे जो धनात्मक आवेश होता है। और आवेश कैसा? न्यूट्रॉन पे हमारा कैसा आवेश होता है? न्यूट्रॉन पे हमारा कोई आवेश ही नहीं होता, वो उदासीन होता है। अगर द्रव्यमान के बारे में बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है, यानी कि लगभग न के बराबर होता है। जीरो नहीं मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ नगण्य। नगण्य और जीरो में अंतर होता है। जीरो मतलब कुछ ही भी द्रव्यमान नहीं, नगण्य यानी कि कुछ तो द्रव्यमान उसका होगा। अगर बात किया जाए जो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 1 यूनिट होता है, और द्रव्यमान का भी न्यूट्रॉन का भी 1 यूनिट होता है। तो ये था हमारा अपरमाणविक कण। तो अपरमाणविक कण कौन सा कण होता है? वैसा कण जो परमाणुओं को विभाजित करके बनाया जा सकता है, बनाया जाता है, वो क्या कहलाता है? हमारा अपरमाणविक कण। कितने अपरमाणविक कण हैं? 3 अपरमाणविक कण है, यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल कितना है? 3 है। पहला है हमारा इलेक्ट्रॉन, दूसरा है हमारा प्रोटॉन, और तीसरा है हमारा न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को किन्होंने खोजा था? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन को गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन को चैडविक ने। और इलेक्ट्रॉन पे जो है कौन सा आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश। प्रोटॉन पे धनात्मक आवेश, और न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता, यानी कि वो उदासीन होता है। आप इसको याद रख लीजिएगा, पगनाच। आपको जो है ये याद रखने में सहूलियत होगा। तो उसके बाद है जो हमारा, और उसके बाद जो है बहुत सारे वैज्ञानिक ने जो है अपना मॉडल फिर से प्रस्तुत किया। क्यों? क्योंकि गोल्ड डाल्टन का जो परमाणु मॉडल था, डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था, उसमें कुछ खामियां भी थी। उसको सुधारने के लिए कुछ नए वैज्ञानिक आए, उन्होंने भी अपना क्या किया? परमाणु मॉडल दिया। लेकिन इन सब में भी कोई ना कोई खामियां होगी। उसके बाद आगे उसको कोई अन्य वैज्ञानिक चुनौती देंगे, फिर उसमें कोई अगर खामी होगी तो उसके बाद उसके अगले वैज्ञानिक उनको चुनौती देंगे। इसी प्रकार जो हमारा जब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो था, वो जब उसमें कुछ खामियां आई, तब थॉमसन ने जो है अपना परमाणु मॉडल दिया। किन्होंने दिया? थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल दिया। तो पहला हमारा थॉमसन का परमाणु मॉडल। इसको जो है थॉमसन अपने परमाणु मॉडल को क्या बोलते हैं? तरबूजा मॉडल, यानी कि वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन मॉडल क्या होता है? मान लीजिए ये हमारा तरबूजा है, ये तरबूजा को उन्होंने परमाणु माना। ये तरबूजा को उन्होंने क्या बना? उन्होंने इस तरबूजे को जो है परमाणु माना। एवं अब जैसे कि मैंने बताया, जो परमाणु में जो होते हैं छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। तो परमाणु में कौन से पार्टिकल? और उसके बाद मान लीजिए ये तरबूजा पे ये छोटा छोटा बीज होता है,
तरबूजा पे बीज होता है ना तरबूजा में, तो उसी तरबूजा के बीज को इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस तरबूजा के बीज को जो है इलेक्ट्रॉन का, उसी प्रकार जो है क्रिसमस पुडिंग कॉन्सेप्ट, यानी कि ये केक है, केक पे जो ऊपर चेरी होता है, केक के ऊपर चेरी यानी कि जो कुछ लगाया जाता है सजाने के लिए, उसको केक को उन्होंने फिर से क्या कहा, परमाणु कहा, और उसके बाद उस पे लगे चेरी को इन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन का। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल को तरबूजा मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तरबूजा मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया जो परमाणु एक धनावेशित गोला है, परमाणु क्या है, परमाणु एक धनावेशित गोला है, परमाणु क्या है, एक धनावेशित गोला है, यानी कि परमाणु पे पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन इन्होंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन इसमें उसी तरह धसे हैं जैसे तरबूज में बीज। इन्होंने बताया जो परमाणु में जो है इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं और उसी प्रकार धसा हुआ है जैसे तरबूजा में जो है बीज धसा हुआ था। उनका कहना था जो परमाणु क्या होता, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, परमाणु में धसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, परमाणु में धसे होते हैं। तो इसको उन्होंने क्या कहा, इसे उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल कहा। क्या कहा, प्लम पुडिंग मॉडल। यह परमाणु की उदासीनता को समझाता है। क्या बताते हैं, यह परमाणु की उदासीनता को समझाते हैं। उसके बाद जो है, इसके बाद उन्होंने जो है रदरफोर्ड का प्रयोग आया। रदरफोर्ड का प्रयोग क्यों आया, क्योंकि इन्होंने बताया, जो रदरफोर्ड ने बताया, जैसे हमारे थॉमसन साहब ने बताया, जो इसमें तरबूजा में जिस प्रकार बीज धंसा होता है उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन धंसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं था। इलेक्ट्रॉन जो है अपनी कक्षा में क्या होता है, चक्कर काटते रहता है। तो इसी को, इस इलेक्ट्रॉन के बारे में जो उन्होंने जानकारी दी थी उसको गलत साबित करने के लिए उन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड ने प्रयोग किया। तो हमारा क्या है, रदरफोर्ड का प्रयोग, इसको क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल स्केलेटरी, अल्फा पार्टिकल स्केलेटरी। तो इन्होंने क्या किया था, तो पहले देख लीजिए। इन्होंने एक जो है सोने का पत्ती लिया, क्या लिया, मान लीजिए ये हमारा सोने का पत्ती है, इस पे जो है इन्होंने अल्फा किरण की बौछार कराई। क्या कराई, अल्फा किरण की बौछार कराई। तो यहाँ से जो जाने वाला किरण था, ये देख लीजिए, यहाँ से जाने वाला किरण सीधा सामने चला जाता था, देख लीजिए। लेकिन यहाँ पे आया और कुछ कण ऐसे मुड़ गया, फिर यहाँ से आया फिर कुछ कण ऐसे मुड़ गया। लेकिन ये जो आया नया किरण जो आया वो जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से आ गया। तो उन्होंने बताया जो परमाणु का बाकी हिस्सा तो खाली है, क्योंकि वहाँ से जो है किरण पार कर जाती है, लेकिन केंद्र में एक छोटा सा द्रव्यमान है, जिस कारण से क्या होता है, उससे कुछ किरण टकरा के जो है परावर्तित हो जाती है और कुछ किरण जो है टकरा करके वापस उसी मार्ग पे आ जाती है। तो इसी से इन्होंने जो है निष्कर्ष निकाला। क्या निकाला, इसी अल्फा पार्टिकल स्केटरिंग से जो है उन्होंने निष्कर्ष निकाला। सोने की पत्ती गोल्ड पहाड़ पर इन्होंने क्या कराया था, टक्कर कराया था। किसका टक्कर कराया था, अल्फा किरण का। तो इससे जो है इन्होंने निष्कर्ष निकाला जो परमाणु का केंद्र धनावेशित है। नाभिक जो होता है, नाभिक के बारे में जो है इन्होंने बताया परमाणु का केंद्र जिसे क्या कहा जाता है, नाभिक, वो क्या होता है हमारा, धनावेशित है। क्या है, धनावेशित है। तो उसके बाद उन्होंने बताया नाभिक का आयतन परमाणु की तुलना में बहुत कम होता है। नाभिक का आयतन क्या होता है, परमाणु की तुलना में बहुत कम होता है। स्वाभाविक है जो नाभिक परमाणु जो है इतना बड़ा है, लेकिन नाभिक इतना सा छोटा सा है, तो इसका आयतन जो है इससे परमाणु से छोटा तो जरूर होगा। तो यही उन्होंने बताया जो नाभिक का आयतन परमाणु की तुलना में बहुत कम होता है। उसके बाद उन्होंने बताया परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। खाली क्यों होता है, क्योंकि उससे जो है हमारा ये किरण जो है गुजर जाता है। अगर कहीं से किरण गुजर जाए यानी कि वो खाली है, अगर कहीं से किरण ना गुजरे और वापस आ जाए यानी कि वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ रखा हुआ है जो उस किरण को वापस भेज देती है। तो यही था हमारा रदरफोर्ड का प्रयोग। इसके बाद हमारे आए नील्स बोर। सॉरी, मैंने आपको इसमें जो है ये बता दिया था, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर काटते रहते हैं, नहीं, ये इनका प्रयोग नहीं था, ये था हमारे नील्स बोर का प्रयोग। नील्स बोर का परमाणु मॉडल क्या है, नील्स बोर का परमाणु मॉडल। इन्होंने बताया जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं, लेकिन हमारे जो है रदरफोर्ड ने हमारे थॉमसन साहब ने क्या कहा था,
इलेक्ट्रॉन जो है तरबूज के बीज की तरह जो है परमाणु में धंसा होता है। लेकिन इन्होंने बताया जो इलेक्ट्रॉन जो है ये नाभिक है, यानी कि न्यूट्रॉन है। इसके चारों तरफ जो है अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। कक्षा में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। इसी को जो है नील्स का परमाणु मॉडल कहते हैं। तो ये बताएं जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा में घूमते रहते हैं, इन कक्षा को ऊर्जा स्तर कहा जाते हैं। यानी कि जिस कक्षा में ये घूम रहे हैं, यानी कि ये जो है इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में घूम रहे हैं, इसको क्या कहा जाता है? ऊर्जा, यानी कि एनर्जी लेवल कहा जाता है। और इन्होंने जो है उसको जो है कुछ नाम दे दिया, यानी कि जिस कक्षा को जो है उन्होंने नाम दिया, क्या नाम दिया उन्होंने? पहली कक्षा को की, उसके बाद एल, फिर एम, फिर एन, इसी प्रकार फर्दर उन्होंने नाम दिया। तो प्रमुख जो हमारा क्या है इसके बारे में है, जो नील्स बोर का परमाणु मॉडल में क्या बताया उन्होंने? इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं। इन कक्षाओं को क्या कहा जाता है? इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहा जाता है। और इसी ऊर्जा स्तर को उन्होंने कुछ नाम दिया, जो था हमारा के, एल, एम, एन। तो कि हमारा पहला है, ये दूसरा है, फिर तीसरा है, ये चौथा है। तो हमारा एन क्या है? 1 2 3 4, यानी कि के, एल, एम, एन, ये हमारा क्या है? कक्षा है। अगर बात किया जाए इस कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन किस प्रकार भरेंगे, तो कोई तो फॉर्मूला होगा, या किस प्रकार भरेंगे उसके बारे में तो जानकारी देना चाहिए, जो हम किस प्रकार भरेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन। तो उसी के बारे में है हमारे इलेक्ट्रॉन वितरण, यानी कि बोर-ब्यूरी रूल्स, इलेक्ट्रॉन वितरण नियम। तो उन्होंने बताया जो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन का जो है एक सूत्र होता है। किसी कक्षा में कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन डाला जा सकता है उसका एक सूत्र होता है। वो क्या सूत्र होता है हमारा? वो होता है हमारा 2n²। क्या है हमारा? वो है हमारा 2n²। पहला हमारा के सेल को जो है पहली कक्षा कहा जाता है। के सेल क्या है हमारा? पहली कक्षा। तो देख लीजिए यहाँ n का मान क्या हो गया? n का मान 1 हो गया, तो यहाँ रखिए 2, और फिर देख लीजिए 2 और n, यानी कि 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और 2 से गुना कीजिएगा तो 2। फिर हमारा होता है के बाद l। तो l हमारी कौन सी कक्षा है? l हमारी सी दूसरी कक्षा है। तो उसके बाद n के स्थान पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देख लीजिए 2 और 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो 4 और 2 8 हो गया। उसी प्रकार का अगर एम सेल के बारे में बात किया जाए तो एम हमारा तीसरी कक्षा होती है। तो एन के स्थान पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 और 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, और 9 को अगर 2 से गुना कीजिएगा तो 18। तो इसी प्रकार है। तो हमारे पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 18। तो हमारा पहली कक्षा में 2 8 18, इसी से जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी निकाला जाता है। तो वो मैं आप लोगों को पूछा तो नहीं जाता, लेकिन अगर आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉन वितरण का नियम, यानी कि बोर-ब्यूरी रूल्स इसको कह जाते हैं। क्या कहा जाता है? बोर-ब्यूरी रूल्स। इलेक्ट्रॉन जो है भरने का हमारा फार्मूला क्या है? इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रखेंगे उसको बताने का नियम क्या है हमारा? 2n²। सूत्र है हमारा 2n²। n क्या है? n है कक्षा की संख्या। n हमारा यहाँ पे क्या है? n है कक्षा की संख्या। n क्या है हमारा? n है कक्षा की संख्या। n की जगह पे 1 2 3 रखिए, उसके बाद हमारा पता चल जाएगा जो पहली कक्षा में कितना होगा, दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो यही है हमारा। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 18। इसी प्रकार आप अगर मान रखते जाइएगा तो आपको पता चलते जाएगा। उसके बाद यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्या बोल रहा है जो सबसे बाहरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं। क्या बोल रहा है ये? बाहरी कक्षा में जो अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इसीलिए जो है हमारा कोई भी जो है तत्व अपना जो है परमाणु या इलेक्ट्रॉन जो है शेयर करता है या लेता है। अगर किसी के पास 8 से ज़्यादा है तो वो क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अगर किसी के पास 8 से कम है तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन वितरण का सिद्धांत। उसके बाद है हमारा वैलेंसी। संयोजकता क्या होती है? क्या होती है हमारा? संयोजकता। संयोजकता क्या है? संयोजकता है
संयोजकता यानी कि वैलेंसी। परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजकता कहलाता है। मान लीजिए जो हमारा कार्बन है, कार्बन कितना होता है, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, होगा 1s स्क्वायर 2 के पावर 2s स्क्वायर और 2 के पावर 2, 1s स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 के पावर 2। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास छोड़िए, आप सीधा ये देख लीजिए, क्योंकि मैंने आपको अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं बताया। तो हमारा देख लीजिए, कार्बन के कितना परमाणु होते हैं, 6 होता है। तो पहला कक्षा में हम कितना परमाणु अधिकतम भर सकते हैं, दूसरा 2 भर सकते हैं। दूसरी कक्षा में हम कितना भर सकते हैं अधिकतम, दूसरी कक्षा में हम अधिकतम 8 भर सकते हैं। दूसरी कक्षा में जो अधिकतम हम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन यहाँ 2 तो भर दिए, लेकिन अब बचा क्या, 2 इसमें से निकालिए तो 4 बचा। तो अधिकतम हम इसमें क्या भर सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। क्या भर सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, देख लीजिए, सबसे बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, सबसे बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए बोला जाता है जो कार्बन की संयोजकता क्या होती है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन की संयोजकता क्या होती है, 4 होती है। तो इससे क्या पता चला, संयोजकता क्या होती है, संयोजकता होती है परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्या होती है हमारे, संयोजकता होती है। इसलिए यहाँ बोला गया है जो परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन। कार्बन देखिए, जैसे उदाहरण के लिए कार्बन, कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 6। उसको अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा तो बाहरी कक्षा में कितना होगा, 2। उससे उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, 4, क्योंकि सबसे पहली कक्षा में हम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, उसके बाद 8, लेकिन यहाँ 8 तो बचा नहीं, 2 भरने के बाद 4 बचा, तो इसलिए हम यहाँ 4 ही रखेंगे। तो इसलिए जो है हमारा संयोजकता क्या हो गया, 4, क्योंकि बाहरी कक्षा में यहाँ क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो यही देख लीजिए, संयोजकता क्या होता है, अष्टक पूरा करने के लिए साझा या त्याग किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या संयोजकता होती है। अष्टक पूरा करने के लिए क्या, अष्टक यानी कि 8, कार्बन का जो है 8 परमाणु बनाने के लिए जो है, अगर कोई जो है तत्व अपना त्याग करे, इलेक्ट्रॉन त्याग करे, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम संयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, उसको भी हम संयोजकता कहते हैं। तो ये था हमारा संयोजकता। जैसे देख लीजिए, हमारा यहाँ भी लिखा हुआ, उदाहरण के लिए सोडियम, क्या है हमारा, सोडियम 11, 2, 8 और 1 की संयोजकता 1 है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, क्योंकि यह 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्याग देता है। उसके बाद है हमारा जो किसी भी तत्व का परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, किस प्रकार निकालेंगे, तो चलिए उसके बारे में हम देख लेते हैं। परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान। परमाणु संख्या को जो है जेड से डिनोट किया जा सकता है, जेड से डिनोट किया जाता है, परमाणु संख्या को जेड से डिनोट किया जाता है। अगर बात किया जाए जो परमाणु संख्या, अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपको दे दे और उसके बाद बोले जो आप परमाणु की संख्या बताइए, तो परमाणु की संख्या किसके बराबर होती है, तो परमाणु की संख्या जो है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या होती है। परमाणु संख्या क्या होती है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या होती है, यानी कि जेड इक्वल्स टू पी, यानी कि जितना जो है नाभिक में प्रोटॉन होगा उतना ही हमारा परमाणु संख्या होगा। अगर आपको दे दे जो परमाणु एक सॉरी इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 2 और न्यूट्रॉन 3, तो आप बताइए परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या हमारा क्या हो जाएगा, जैसे देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन हमारा 2 है मान लीजिए, प्रोटॉन हमारा 4 है, न्यूट्रॉन हमारा 8 है। अगर ये पूछ ले जो, तो बताइए उस तत्व का परमाणु संख्या क्या होगा। तो परमाणु संख्या के बारे में बात किया जाए तो वो क्या हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या कितना है, 4, प्रोटॉन की संख्या क्या है हमारा, 4, तो इसलिए परमाणु संख्या भी क्या हो जाएगा उसका, 4 हो जाएगा। अगर उसके बाद बात किया जाए परमाणु द्रव्यमान, क्या, परमाणु द्रव्यमान, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन का योग, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग, क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग, यानी कि परमाणु द्रव्यमान ए, ये क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो ये देख लीजिए, यहाँ तो प्रोटॉन को ही हम क्या कहते हैं,
परमाणु संख्या। प्रोटॉन किसके बराबर होता है? परमाणु संख्या के बराबर होता है। इसलिए ये भी फॉर्मूला बोल सकते हैं, P बराबर Z+N। यानी कि अगर आपको प्रोटॉन न दिया रहे और परमाणु संख्या दिया रहे और न्यूट्रॉन दिया रहे तो भी आप द्रव्यमान निकाल सकते हैं, परमाणु द्रव्यमान। देख लीजिए ये क्या होता है? ये होता है Z+N या P+N। तो देख लीजिए इसे यहाँ से जो है परमाणु द्रव्यमान निकालिए, क्या होता है? देख लीजिए प्रोटॉन या परमाणु संख्या क्या हो जाएगा हमारा? 4 हो जाएगा। और न्यूट्रॉन हमारा क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन 8 हो जाएगा। दोनों को जोड़िए, दोनों देखिए बराबर आ गया, दोनों क्या आ गया? बराबर आ गया। तो परमाणु द्रव्यमान निकालने का 2 फॉर्मूला है, पहला A बराबर P+N और A बराबर Z+N। देखिए यहाँ मान लीजिए कोई एक परमाणु X है, इसको जो है सबसे नीचे जो है क्या डिनोट किया जाता है? परमाणु संख्या, और ऊपर की ओर क्या डिनोट किया जाता है? परमाणु द्रव्यमान। न कि उल्टा डिनोट कर दीजिएगा कहीं, जो परमाणु द्रव्यमान नीचे लिख दिए और परमाणु संख्या ऊपर लिख दिए। किसी भी तत्व का जो है परमाणु संख्या हमेशा उसके नीचे में होता है, परमाणु द्रव्यमान कहाँ होता है? परमाणु द्रव्यमान उस तत्व के जो है ऊपर होता है। तो ये हो गया हमारा जो है परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान। अगर आपको कहीं भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या परमाणु संख्या दे दे और उसके बाद आपका द्रव्यमान संख्या पूछे तो भी आप निकाल लीजिएगा। आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन दे दे या द्रव्यमान संख्या दे दे, न्यूट्रॉन की संख्या दे दे, तब भी आप परमाणु संख्या निकाल लीजिएगा। उसके बाद जो होता है हमारा दो चीज़ें होता है, एक होता है हमारा समस्थानिक और एक होता है संभारिक। समस्थानिक और संभारिक। भारिक मतलब क्या होता है? भार, यानी कि जिसका भार समान हो क्या होगा? तो संभारिक कहलाएगा, जिसका भार समान होना चाहिए। और समस्थानिक में क्या होता है? समस्थानिक में होता है जिसका परमाणु संख्या समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परमाणु संख्या समान होना चाहिए। तो समस्थानिक यानी कि आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप होता है जेड। जेड मतलब परमाणु संख्या समान लेकिन ए यानी कि परमाणु द्रव्यमान, जिसका परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन के जो है 3 समस्थानिक होते हैं। पहला होता है हमारा हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 3। हाइड्रोजन 1 को तो हाइड्रोजन बोलते हैं। उसके बाद इसको हम हाइड्रोजन 2 को जो है हम बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोलते हैं? प्रोटियम। और हाइड्रोजन के 3 परमाणु वाले को बोलते हैं ट्रीटियम। क्या बोलते हैं? ट्रीटियम। पहला हो गया हमारा प्रोटियम, दूसरा हो गया सॉरी गलती हो गया, थोड़ा माफ कीजिएगा। हाइड्रोजन के पहले परमाणु वालों को जो हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोलते हैं हम? प्रोटियम। दूसरा परमाणु जो होता है उसको बोलते हैं ड्यूट्रियम। क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम। और तीसरे परमाणु वाले को बोलते हैं हम ट्रीटियम। क्या बोलते हैं? ट्रीटियम। तो हाइड्रोजन के पहले परमाणु इसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन का पहला परमाणु है उसको हम बोलेंगे प्रोटियम, दूसरा परमाणु उसको ड्यूटेरियम, ट्रीटियम। अगर बोले जो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो 3 समस्थानिक होते हैं। पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम और तीसरा ट्रीटियम। उसी प्रकार एक कोबाल्ट का जो होता है कैंसर का इलाज करने के लिए जो है कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 क्या है? हमारा एक प्रकार का समस्थानिक है। तो कैंसर का उपयोग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट का। इसको आप याद रखिएगा, ये हमारे एग्जाम में जो है बहुत पूछा जाता है। जो किस तत्व के समस्थानिक का प्रयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है, तो कोबाल्ट 60 का। तो ये हो गया हमारा समस्थानिक। इसके बाद है हमारा संभारिक। क्या है हमारा? संभारिक क्या होता है? जिसका परमाणु द्रव्यमान जिसका समान हो लेकिन परमाणु संख्या क्या हो? भिन्न भिन्न हो। जिसका परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न, वो हमारा क्या हो जाएगा? संभारिक। उदाहरण के लिए देख लीजिए कैल्शियम 20 होता है, इसका परमाणु संख्या क्या होता है? 20। और आर्गन का परमाणु संख्या क्या होता है? 18। इसको ऐसे लिख लीजिए, जैसे हो गया हमारा कैल्शियम और उसके बाद हो गया हमारा आर्गन। आर्गन का परमाणु संख्या होता है 18 और कैल्शियम का होता है 20। लेकिन दोनों का ही परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? दोनों का ही परमाणु द्रव्यमान 40-40 होता है। तो देख लीजिए, इसका देख लीजिए, परमाणु संख्या क्या है? परमाणु संख्या अलग अलग, लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या है? समान है। तो संभारिक क्या हो गया? जिसका परमाणु संख्या समान और परमाणु द्रव्यमान जिसका परमाणु संख्या भिन्न भिन्न और परमाणु द्रव्यमान समान, वो हो गया हमारा संभारिक। और जिसका परमाणु द्रव्यमान जो है, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग और परमाणु संख्या समान,
वो हो गया हमारा समस्थानिक। समस्थानिक यानी कि जिसका परमाणु संख्या समान। समभारिक जिसका भार यानी कि द्रव्यमान समान है। ऐसे आप याद रखिएगा। तो ये हो गया हमारा समस्थानिक और समभारिक। तो ये था हमारा परमाणु की संरचना के बारे में। परमाणु की संरचना क्या है, परमाणु को विभाजित करेंगे तो कौन चीज़ हमें प्राप्त होगा, तो वो था हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उसके बारे में जो है थॉमसन का परमाणु मॉडल था। उसके बाद जो है हमारा नील बोर्स का परमाणु मॉडल था। नील्स बोर उसका परमाणु मॉडल था। उसके बाद जो है हमारा नील्स बोर के परमाणु मॉडल के बाद कौन सा हमारा था, एक था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। फिर मैंने बताया जो इलेक्ट्रॉन किस प्रकार भरेंगे। उसके बाद संयोजकता के बारे में बताया। तब परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान के बारे में बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया समस्थानिक और समभारिक। तो ये था हमारा परमाणु संरचना का जो है टॉपिक। तो चलिए रिवीजन चार्ट के बाद देख लीजिए। तो आह की ये तो पूरा पाषाण काल में हुआ था, ये हिस्ट्री वाला डाल दिया इसमें, ये लड़का। आग की खोज, चलिए मैंने ही आपको हिस्ट्री पढ़ाया तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने हिस्ट्री को भी देखा होगा। अगर देखे होंगे तो मैंने बताया था जो आपको आग का खोज जो है पूरा पाषाण काल में हुआ था। कहाँ हुआ था, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल गुफा में। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन का खोज किन्होंने किया, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। न्यूक्लियस का खोज किन्होंने किया, रदरफोर्ड ने बताया। रदरफोर्ड ने अपने जो है प्रयोग में जो है बताया था किसके, न्यूक्लियस के बारे में। और तो देख लीजिए परमाणु के उदासीन होने के कारण प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, समान संख्या होती है। तो अगर कोई प्रश्न है तो अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप इस कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके बाद अगर वीडियो कैसा लगा है ये भी आप अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो आप क्या कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए। उसके बाद ये आपका ही चैनल है, सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिए। तो थैंक यू। मिलते हैं हम आपसे जो है नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। टाटा बाय बाय, जय हिंद।